नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं स्मिता पिपाड़ा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वर्तमान में हमारा देश एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है जब अधिकांश भारतवासी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करने में ही लगे हैं। मैं और मेरा परिवार, यही मेरा संसार, इस संकीर्ण मानसिकता ने आम हिंदुस्तानी की सोच को इतना विकृत कर दिया है कि देश उसे दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आता। ऐसे में मेरे प्यारे भारतवासियों के मन में देशभक्ति की ज्वाला कैसे प्रज्वलित हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए समय की पुकार न्यूज चैनल पर जरा याद करो कुर्बानी नाम से हम एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहे हैं। इस श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी में हम आपको परिचित करवा रहे हैं उन विरले देशभक्तों से जिन्होंने भारत माता का मस्तक ऊंचा रखने की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आइए इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में मुलाकात करिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। अत्यंत सुंदर होने के कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें एक और नाम दे रखा था छबीली। मनुबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। 4 वर्ष की आयु में ही मनु को माता के स्नेह से वंचित हो जाना पड़ा। उनके पिता मोरोपंत को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कानपुर के पास बुलवा लिया। यहाँ मनुबाई को पेशवा के पुत्र श्री नाना साहब के साथ घुड़सवारी, तलवार, धनुष व तीर चलाना सीखने का अवसर मिला। क्योंकि मनुबाई प्रतिभाशाली तो थी ही, लिहाजा शीघ्र ही उन्होंने धनुर्विद्या एवं अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुणता हासिल कर ली। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। तब से वे रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। 16 वर्ष की आयु में वे माता बनी, किंतु नवजात पुत्र शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र शोक में व्याकुल राजा गंगाधर राव भी नवंबर 1853 में स्वर्गवासी हो गए। तब उन्होंने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। राजा गंगाधर राव की मृत्यु का लाभ लेने के लिए तथा रानी को निर्बल मानकर 16 मार्च 1854 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के अंतर्गत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन करने की घोषणा कर दी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का रानी ने पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश साम्राज्य को स्पष्ट चेतावनी देते हुए घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों की इस कुटिल नीति का परिणाम झांसी के अलावा सतारा, नागपुर, जैतपुर, बामोर, संबलपुर, अवध आदि रियासतों को भी भोगना पड़ा। इस कुटिल नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने राजाओं, नवाबों तथा यहाँ तक कि दिल्ली के बादशाह की पेंशन भी कम कर दी और धीरे धीरे उन रियासतों को येन एन प्रकारेण ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन करना प्रारंभ कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे आदि के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि निर्मित हुई। इसी योजना के तहत झांसी में भी 16 मार्च 1857 से 5 जून 1857 तक क्रांति की तैयारियां प्रारंभ हुई, जिसके तहत पुरुष सैनिकों के साथ साथ वीर नारियों की भी एक सेना तैयार की गई तथा उनको युद्ध करने का पूरा प्रशिक्षण दिया गया। अंग्रेजों के साथ युद्ध सुनिश्चित था, अतः रानी ने झांसी के राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दीवान रघुनाथ सिंह को सेनापति नियुक्त किया। गोस मोहम्मद तोपों के दस्ते के प्रधान बनाए गए। भाऊ बख्शी को उनका सहयोगी बनाया गया। बुरहानुद्दीन और मोतीबाई को जासूसी विभाग सौंपा। महिलाओं की अश्वारोही सेना का नेतृत्व अपनी कृपा पात्री सहेली झलकारी बाई को सौंपा गया। बारूद बनाने के लिए कुशल व्यक्ति बुलवाए गए। कड़क बिजली, भवानी शंकर जैसी नालदार तोपों को चुस्त दुरुस्त किया गया। यहाँ गौरतलब बात यह है कि अंग्रेजों के साथ युद्ध करने से पूर्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 2 युद्ध और लड़ने पड़े। इनमें पहला युद्ध महाराज गंगाधर राव के संबंधी सदाशिव राव से हुआ। उसने ग्वालियर की सहायता से झांसी पर आक्रमण कर वहाँ के निकटवर्ती दुर्ग पर अधिकार कर लिया और अपने को राजा घोषित कर दिया। रानी ने उसका सामना किया और उसे बंदी बनाकर झांसी के किले में डाल दिया। दूसरा युद्ध ओरछा राज्य के दीवान नत्थे खान के साथ हुआ। नत्थे खान ने 20,000 सेना लेकर झांसी के मौरानीपुर और बरुआ सागर पर अधिकार कर लिया। उसने झांसी के किलों को चारों ओर से घेर कर तोपों से प्रहार किया। दोनों ओर से भीषण गोलाबारी हुई। अंत में नत्थे खान प्राण बचाकर भाग गया।
इसके बाद रानी का भीषणतम और अंतिम युद्ध अंग्रेजों के साथ हुआ। अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर स्टूमर्ट के सहयोग से सर ह्यूरोज ने 21 मार्च 1858 को झांसी को घेर लिया। यह युद्ध 12 दिनों तक चला। इल्हाजू बुंदेला तथा अली बहादुर जैसे देशद्रोहियों ने विश्वासघात किया और किले का ओरछा दरवाजा अंग्रेजों की सेना के लिए खोल दिया। इस युद्ध में बानपुर के राजा मर्दन सिंह और बांदा के नवाब ने रानी की सहायता की। 1 अप्रैल 1858 को कालपी से राव साहब ने तोपखाने के साथ 20,000 की सेना सहायतार्थ भेजी, पर उसका लाभ झांसी को नहीं मिल सका। अब पराजय निश्चित थी, क्योंकि रानी के महल के चारों ओर अंग्रेजों ने भीषण नरसंहार और अग्निकांड शुरू कर दिया था। तब रानी ने अपने सभी सहयोगियों को बुलाकर उनसे भविष्य की रणनीति तय करने के लिए परामर्श किया। सबने मिलकर ये तय किया कि वे सब केसरिया झंडा लेकर सूर्योदय के पूर्व ही किले से निकलकर युद्ध करते हुए मृत्यु पर्यंत शत्रुओं से जूझेंगे और जीवित रहते हुए अंग्रेजों के हाथबंदी नहीं बनेंगे, जबकि महारानी कालपी के लिए प्रस्थान करेगी। रात के चौथे पहर में रानी अपने दल के साथ नगर की ओर के भांडेरी फाटक से मारकाट करते हुए निकली और कालपी के लिए प्रस्थान कर गई। झलकारी बाई ने रानी का पेचदार साफा बांधा और अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया, ताकि अंग्रेज युद्ध बंद कर दें और रानी सुरक्षित रहे। पर ह्यूरोज चालाक था, उसने रानी का पीछा किया। कालपी से रानी ग्वालियर पहुंची। उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, परंतु 16 जून 1858 को अंग्रेजों ने वहां भी आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, मगर अंततः झांसी की सेना को परास्त होना पड़ा। रानी का घोड़ा उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए भागा, पर एक बरसाती नाले के सामने आ जाने के कारण रानी को रुकना पड़ा। घोड़ा मारा गया। रानी की पसलियों में गोली लगी। तभी एक गोरे की तलवार का भरपूर वार उनके माथे और कंधे को चीर गया। रानी ने आदेश दिया कि उनकी मृत देह अंग्रेजों के हाथ में न पड़ने पाए। तब साधु गंगादास के हाथों गंगाजल पीकर वीरांगना लक्ष्मीबाई ने देह का विसर्जन किया। उनकी मृत देह को घास की चिता पर रखकर अग्नि संस्कार किया गया। उनके इस बलिदान पर ह्यूरोज ने कहा, समस्त विश्व में झांसी की रानी सर्वाधिक वीर तथा कुशल योद्धा थी। मखमली दस्तानों के भीतर उनकी उंगलियां फौलाती थी। तो इस कड़ी में इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर अब भाजपा देश भर में बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर राजस्थान में महासंपर्क अभियान के सह प्रभारी मदन कौशिक ने रविवार को मीडिया कर्मियों से बात की। इस दौरान कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने सारी तैयारी कर ली है। साथ ही महासंपर्क अभियान के जरिए पार्टी जनता तक मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेगी। दरअसल केंद्र की मोदी के 9 साल पूरे होने पर वर्तमान में देश भर में भाजपा के राजनेता व पदाधिकारी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राजस्थान में महासंपर्क अभियान के सह प्रभारी मदन कौशिक भीलवाड़ा पहुंचे, जिनका भीलवाड़ा में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए मदन कौशिक ने कहा कि जब से देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आई है, तभी से देश लगातार उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है।
निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता के पावन आशीर्वाद से विश्व को वैश्विक प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बचाने हेतु संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के विषय अनुरूप 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेगा स्वच्छता अभियान का आयोजन कर रहा है। स्थानीय जोन के जोनल प्रभारी संत जगपाल सिंह ने बताया कि 4 जून रविवार को प्रातः 7 से 1:30 बजे तक लव गार्डन के पास नेहरू तलाई पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें मिशन से जुड़े सैकड़ों श्रद्धालु भक्त अभियान में भाग लिया। संत जगपाल सिंह ने बताया कि अमृत परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण तथा इसके बचाव हेतु जल निकायों की स्वच्छता एवं स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना। इस कड़ी में 4 जून रविवार को प्रातः 7 बजे से 9:30 बजे तक लगातार 3 घंटे से अधिक 200 से ज्यादा निरंकारी भक्तों ने नेहरू तलाई के मुख्य स्थल व माताजी के घाट के आसपास तलाई के किनारे जमी काई, जलकुंभी व कीचड़, प्लास्टिक, कचरा आदि गंदगी को साफ कर स्वच्छ जल स्वच्छ मन का संदेश दिया। निरंकारी भक्तों ने नेहरू तलाई व लव गार्डन की घाटों से कचरा इकट्ठा किया, जिसे ट्रैक्टर के माध्यम से निस्तारण हेतु भिजवाया गया। निरंकारी प्रतिनिधि लादूलाल ने बताया कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज द्वारा समाज कल्याण हेतु जीवन प्रयत्न अनेक कार्य किए गए, जिसमें स्वच्छता एवं पर्यावरण अभियान का आरंभ प्रमुख है। निरंकारी मिशन के सहयोग हेतु भीलवाड़ा प्रशासन तथा भक्तों का धन्यवाद किया। इस मौके पर आरसीएम के डायरेक्टर प्रकाश चंद छाबड़ा, समाजसेवी कांति भाई जैन, शिक्षक रमेश चंद्र मेहरा, सह शिक्षक गोपाल कटारिया आदि मौजूद थे। अतिथिगणों ने मिशन की भूरी प्रशंसा की और साथ ही सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मिशन ने जो जल संकट से बचाव हेतु जल संरक्षण एवं जल निकायों की स्वच्छता जैसी इन कल्याणकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित रूप दिया, तो निश्चित रूप से समाज के उत्थान हेतु एक अहम कदम है। पर्यावरण संकट के मध्य जहां प्रदूषण से निपटने हेतु समूची दुनिया एक साथ एक मंच पर आकर खड़ी हो गई है, ऐसे समय में संत निरंकारी मिशन के हजारों स्वयंसेवक अपनी खाकी वर्दी और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की नीली टी-शर्ट एवं टोपी में सेवारत रहे। साथ ही भक्तों और संबंधित शहरों के निवासियों के संग मिलकर वृक्षारोपण और स्वच्छता का मेगा अभियान चलाया, जिससे प्रकृति को स्वच्छ, निर्मल और सुंदर बनाया जा सके। निरंकारी मिशन द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष के 15 पर्वतीय एवं पर्यटक स्थलों, जिसमें मुख्यतः उत्तराखंड से मसूरी, ऋषिकेश, लैंसडाउन, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश का शिमला शहर, मनाली, धर्मशाला, गुजरात के सपुतारा, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावला, पन्हाला, सिक्किम के जोरेथांग शहर और कर्नाटक की नंदी हिल्स जैसे पर्वतीय स्थलों पर प्रातः 8:30 बजे से इस अभियान का आरंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से की गई, जिसमें सभी स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। उपस्थित सभी प्रतिभागी पर्यावरण संरक्षण हेतु शपथ भी ली। संत निरंकारी मिशन 2014 से ही संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम पर्यावरण कार्यक्रम की थीम पर विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। सभी प्रतिभागियों के लिए कार्यस्थल पर जलपान, पार्किंग एवं चिकित्सा व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सद्गुरु माता जी के पावन आशीर्वाद से 26 फरवरी को अमृत परियोजना का आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में किया गया था, जिसे समाज के सभी क्षेत्रों से सराहना प्राप्त हुई। इस परियोजना को और अधिक गति देने हेतु संत निरंकारी मिशन द्वारा 100 से अधिक वाटर बॉडीज पर जल निकाय स्वच्छता अभियान को 4 व 5 जून 2023 को अपने स्तर पर किया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन निरंतर आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ मानवता की सेवा में स्वयं को प्रतिपल समर्पित कर रहा है। इन सेवाओं में मुख्यतः वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविरों का आयोजन इत्यादि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त समाज के उत्थान हेतु महिला सशक्तिकरण एवं युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक मार्गदर्शन देने के लिए अनेक कल्याणकारी परियोजनाओं को भी संचालित कर रहा है। अपनी निस्वार्थ सेवाओं हेतु मिशन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सराहाया गया है और परमार्थ हेतु ये सभी सेवाएं सद्गुरु के निर्देशन में निरंतर जारी है। निश्चित रूप में समय समय पर आयोजित किए गए ऐसे अभियान प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने हेतु एक सार्थक कदम है, जिनमें संत निरंकारी मिशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाड़मेर में आयोजित 13वीं सीनियर राज्य स्तरीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में भिलवाड़ा की टीम ने कांस्य पदक जीतकर जिले वासियों को गौरवान्वित किया है। हॉकी भिलवाड़ा के अध्यक्ष मधु जाजू ने बताया कि हनुमानगढ़ को 2-1 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही भिलवाड़ा की टीम ने सेमीफाइनल में अलवर की टीम को कड़ी चुनौती दी। पेनल्टी शूटआउट तक भी दोनों टीमें बराबर रही। बहुत नजदीकी मुकाबले में सडन डेथ में हार का सामना करना पड़ा। अलवर की टीम बाद में प्रतियोगिता की विजेता रही। इसके बाद तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में भिलवाड़ा की टीम ने
हनुमानगढ़ की टीम को परास्त करते हुए अपनी प्रतिभा व कौशल से दर्शकों का दिल जीत लिया। भिलवाड़ा की टीम के मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ एवं कोच नवनीत सिंह राठौड़ ने टीम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। हॉकी भिलवाड़ा के अध्यक्ष मधु जाजू एवं खेल प्रेमी भामाशाह संपत कोठारी ने भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कड़ी मेहनत के बल पर निरंतर कायम रखेंगे।